हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। लेक्चर नंबर 27 रे ऑप्टिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। अब आगे हम देखेंगे, लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था उसमें अपवर्तन को थोड़ा सा पढ़ा था हमने। हम दर्पण से संबंधित अभी बहुत सारे प्रश्न करेंगे, लेकिन अभी क्या होता है कि दर्पण के लेंस के कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए पहले लेंस का भी कुछ बेसिक्स कर लेते हैं हम लोग। अब रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 27 को देखते हैं हम। तो यहां से आगे देखिए, लास्ट टाइम हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन लास्ट टाइम देखा था हमने। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? मान लीजिए ये कोई सतह है, ये पारदर्शी पृष्ठ है, इसके नीचे कोई दूसरा माध्यम है, जैसे जल हो गया, ऊपर वायु है, ऊपर वायु है, नीचे क्या है? जल। नीचे क्या है? जल। जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, प्रवेश करती है, तो इसको जाना ऐसे ही चाहिए था इसी पथ से, लेकिन ये अपने पथ से हल्का सा क्या हो जाती है? विचलित। क्या हो जाती है? विचलित। इसी विचलन को, इसी मुड़ने को, इसी किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में ये किरण इधर ही वापस चली जाती थी, ओके, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? ये किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है। अभी जरूरी नहीं है कि अंदर की तरफ भी मुड़े, बाहर भी मुड़ सकती है, बस अपने को ये बात याद रखनी है कि पथ से क्या होगा? विचलन होगा। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी थी। वो इंपॉर्टेंट बात क्या देखी थी? कि इसकी चाल जैसे वायु में ज्यादा होगी, इसकी चाल जल में कम होगी, इसका मतलब चाल में अंतर। ओके, दूसरी चीज क्या देखी हमने? चाल अलग तो दूरी अलग। दूरी अलग क्या करेगा? दोनों दूरियां क्या होंगी? अलग अलग। इसका मतलब तरंगदैर्घ्य क्या होगी? दोनों की अलग अलग। तीसरी चीज, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। ये प्रकाश है तो ये भी प्रकाश होगा। ये जैसा प्रकाश है उसी प्रकार का प्रकाश ये होगा। आवृत्ति प्रकृति को बताती है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये आवृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? वेट करिए, इस चीज के लिए आपको ये पता चल जाएगा। ओके, जब भी मैं वो चीज बताऊंगा आपको, तरंग सिद्धांत में हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत है, उसके आधार पर मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बता दूंगा आपको मैं कि क्यों होता है ऐसा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। आवृत्ति अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। ओके, और कौन कौन सी चीज बदलेगी? चाल बदलेगी और क्या बदलेगी? तरंगदैर्घ्य। चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदलेंगी, परिवर्तित होंगी। क्या होंगी? परिवर्तित। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। इसके अलावा इसको कोण कौन सा कहते हैं? आई। इसको कोण कौन सा कहते हैं? आर। आपतन कोण हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास में? अपवर्तन कोण। और इनके लिए एक हमने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है? म्यू। म्यू को क्या कहते थे? अपवर्तनांक। ये बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अभी इस नियम के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे, इसके अलग रूप भी बताऊंगा मैं, जो कि आपको यूज लेना है ज्यादातर। बात समझ में आ गई? इतनी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी आगे डिस्कस करते हैं। पहले अपवर्तनांक को समझते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? किसको समझ रहे हैं? अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक एक ऐसा गुणांक जो अपवर्तन को बताता है कि कितना अपवर्तन हुआ है। कितना अपवर्तन होने से मतलब है कि कितना प्रकाश की किरण मुड़ी है, यानी प्रकाश की किरण के पथ में विचलन। प्रकाश की किरण के पथ में विचलन, प्रकाश की किरण के पथ में विचलन। जिसमें ज्यादा विचलन हुआ है उसका अपवर्तनांक ज्यादा, जिसमें कम विचलन हुआ है उसमें अपवर्तनांक कम। जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं, देखिए ये माध्यम हो गया ऊपर, फर्स्ट माध्यम, ये सेकंड माध्यम, ये विलंब हो गया। ये किरण आएगी अपने पास में, ये आई कोण पर आई, ओके ना। ये किरण मुड़ गई, इधर गई, ये मान लीजिए R1 कोण पर आ रही है।
ऐसे ही अभिलंब फिर से लिया मैंने, इसी किरण को मैंने किस पर भेजा, ये दूसरा माध्यम बना रहा हूं मैं, यहाँ पे आई पर किरण आई और यहां से देखिए ये किरण इधर जा रही है R2 कोण पर। अब दोनों डायग्राम में आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सी किरण ज्यादा मुड़ी, किरण नंबर ए ज्यादा मुड़ी या बी ज्यादा मुड़ी। डायग्राम में तो ये दिख रहा है कि बी ज्यादा मुड़ी क्योंकि R2 कोण थोड़ा कम है ना, बी जो किरण है वो ज्यादा मुड़ी, ए किरण क्या कम मुड़ी। इसका मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक इस माध्यम से ज्यादा। ओके, मतलब नॉर्मली एक बात बता रहा हूं, अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश की किरण के पथ में विचलन को बताता है। अब प्रकाश की किरण के पथ में विचलन मतलब परिवर्तन, मुड़ना, जितना ज्यादा आएगा वो माध्यम उतना ही सघन होगा, वो माध्यम उतना ही सघन होगा। ये तो एक नाम का एक्सप्लेनेशन था, लेकिन इसके लिए हम एक सूत्र भी लेते हैं और उस सूत्र से आसानी से हमें पता चल जाएंगी सारी बातें। ओके, तो यहां से देखिए आगे क्या बोल रहा हूं मैं, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं हम लोग, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को ऐसे परिभाषित करते हैं, देखिएगा ध्यान से समझना। जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश का निर्वात में वेग, निर्वात में वेग या चाल, चाल बोलिए भैया यहाँ पे चाल। ओके, और दूसरा जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। ओके, तो वहां पे वेग की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, चाल। ओके, चाल और वेग से यहाँ पे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन चाल ज्यादा सूट करता है यहाँ पे क्योंकि वेग में दिशा संबंधित कई चीजें आ जाती हैं। ओके, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल और उसके बटे में क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तुलना है, एक तरीके से तुलना है। जैसे मान लीजिए एक रोड है, उस रोड पर हम चल रहे हैं या बाइक से चल रहे हैं, मान लीजिए वाहन लेके चल रहे हैं, वो रोड बिल्कुल खाली, तो हमारी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा, ऑटोमेटिक हम लोग ज्यादा स्पीड से चलेंगे। लेकिन उसी रोड पर यदि भीड़ हो जाए, थोड़ा सा भीड़, तो हमारी स्पीड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ज्यादा भीड़ होगी तो स्पीड और कम, मतलब जैसे जैसे भीड़ होगी वैसे वैसे स्पीड कम होगी। वैसे ही चीज यहाँ पे प्रकाश चल रहा है, उसके मार्ग में यदि कण आएंगे, रुकावट आएगी तो उसकी स्पीड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपवर्तनांक को कैसे परिभाषित किया है, प्रकाश की निर्वात में चाल। ओके, सबसे ज्यादा होती है पता है हमें, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और माध्यम में प्रकाश की चाल ये माध्यम पर निर्भर करती है। इसी को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर, इसको सी से लिखते हैं और इस चाल को किससे लिखते हैं, वी से। जहां सी का मान कितना होगा, जहां सी बराबर कितना होगा, प्रकाश की निर्वात में चाल हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये नॉर्मली हमें पता है निर्वात में यही चाल होती है, वायु में भी लगभग इसी के बराबर होती है, दोनों में लगभग क्या होती है, बराबर होती है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। 2.99 × 10⁸ मान लीजिए, ओके ना, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा इससे कम, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, समान होती है। ये हमारे पास में क्या गया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, म्यू बराबर c/v, म्यू बराबर c/v, म्यू बराबर c/v। अभी v क्या है, माध्यम की, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका मतलब देखो, ऊपर भी मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड दोनों क्या हो गए, कैंसिल। इसका मतलब म्यू कैसी राशि है, म्यू मात्रकहीन, विमाहीन, मतलब इसकी कोई विमान नहीं होगी, कोई लीनियर सूत्र नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे मात्रक नहीं होगा इसका। ये म्यू के बारे में बातें आ गई है, म्यू बराबर c/v, म्यू बराबर c/v। ये बात समझ में आ गई सभी को, म्यू बराबर c/v। हम क्या कह सकते हैं अपवर्तनांक को, निर्वात में प्रकाश की चाल का माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात, निर्वात में प्रकाश की चाल
का माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। और यहाँ पे अपवर्तनांक किसको बताना चाह रहा है कि कितना पथ में विचलन हुआ है, कितना किरण मुड़ी है। बात समझ में आएगी सभी को। C बराबर क्या आया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या कर सकते हैं इस अपवर्तनांक से? इस अपवर्तनांक की सहायता से हम लोग म्यू का मान पता हो तो v निकाल सकते हैं, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। अभी इसको और मॉडिफाई करेंगे हम थोड़ा, इसमें और चेंज करेंगे, क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं अभी पता चल जाएगा आपको। v इधर आएगा c/μ, मतलब हम लोग v निकाल सकते हैं यदि म्यू पता हो, और यदि v पता हो तो म्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है, और माध्यमों में चाल कम होगी। इसका मतलब म्यू का मान ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ओके, यदि आप यहां से कहो कि माध्यम में अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक की जगह निर्वात का अपवर्तनांक निकालना चाहो, निर्वात का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल, ये तो फिक्स है। यहाँ क्या आ जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, ये दोनों कैंसिल। म्यू का मान कितना आ जाएगा? 1। म्यू वायु के लिए या निर्वात के लिए लगभग कितना होता है? 1 होता है। ओके, म्यू निर्वात के लिए कितना होता है अपने पास में? 1 होता है। कितना होता है? 1। एग्जैक्ट 1 होता है निर्वात के लिए, 8.00001 ये अप्रोक्स किसके लिए होता है? एयर के लिए होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है। ज्यादा किसका होगा? एयर का, क्योंकि एयर में कुछ तो कण होंगे और कुछ कण होंगे, इसका मतलब इसमें स्पीड क्या होगी? कम होगी। कम का भाग ज्यादा में जाएगा तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। आगे देखते हैं। म्यू बराबर c/d, यह अपवर्तनांक हो गया। परिभाषा हम सीधा सीधा दे सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल का माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात। निर्वात में प्रकाश की चाल का माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि कांच में प्रकाश की चाल यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अभी कांच का अपवर्तनांक क्या होगा आंसर में देखना है अपने को। हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? माध्यम की जगह कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, और उसके बटे में क्या आएगा? कांच में प्रकाश की चाल। तो भैया यहां से देखिए अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, और कांच में कितनी दे रखी है अपने को? 2 × 10⁸। कितना आया? 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3/2। हम क्या कह सकते हैं? कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.5। यहां से अपने को एक बात पता चली कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा अपने पास में? 1.5। ओके, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा अपने पास में? 1.5। बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, इसके बाद में हम जल की बात करेंगे। जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। हाँ भी
आगे चलते हैं। म्यू बराबर सी अपॉन वी। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है मैंने, यदि जल का अपवर्तनांक, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो यहां से देखिए हम लोग जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। जैसा कि अपने को पता है म्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन वी। सी का मान तो कितना होता है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जहां सी बराबर कितना होता है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। वी निकालना है। वी बराबर सी अपॉन म्यू। म्यू क्या है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना दे रखा है अपने को 4/3। सी अपने पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं आंसर। देखिए क्या आएगा अपने पास में v बराबर सी कितना 3 × 10 की घात 8 और उसके बटे में म्यू कितना है 4/3। 3 ऊपर आ गया, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ 9/8 × 10 की घात 8 भाग देंगे 4 2.1 बचेगा 10 हो जाएंगे 2 5 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे को बताइए कांच में कितना था 2। कांच में स्पीड कितनी आई थी चाल कितनी आई थी 2 और जल में कितनी आई थी 2.25। कौन ज्यादा रोका कांच ज्यादा रोका। तो कांच सघन या जल सघन। कांच सघन या जल सघन। कांच सघन। जल में स्पीड ज्यादा है इसलिए जल कांच की तुलना में विरल। ओके ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माध्यमों के बारे में बात करेंगे, स्नेल के नियम को भी समझेंगे। थैंक यू।